बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 242 किस्त सुन चुके हैं और अब 243वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन वो इंतहाई अहमक है, उसने मुझे तफसील नहीं बताई। वो अपने तौर पर काम करना चाहती है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। उन्हें अपनी कामयाबी का यकीन होगा जनाब, वरना वो आपसे ज़रूर मदद तलब करती। और सबसे बढ़कर खुशी की बात तो ये है कि अली को कदम कदम पर उज़ीमत उठानी पड़ रही है। अब हम उसे धोखे में रखकर शाम चले जाएंगे तो फिर वो हमारा सुराग कभी नहीं लगा सकेगा, ओली बावड़ ने कहा। और मैंने एक जोरदार जमाई ली। जी हाँ जनाब, मेरे ख्याल में भी बेहतर यही है कि अब हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। तुम्हें नींद आ रही होगी, हारून राबील ने कहा। तुम आराम करो, हम भी अब सोएंगे। उनसे रुखसत होकर मैं निचली मंजिल पर वाक़े डैनियल के कमरे में आ गया। फौरी तौर पर सरगर्म हो जाना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं इत्मीनान से लेटकर सो गया। सोने से कबल मैं अंदर से दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था। अगला पूरा दिन मैंने डैनियल के अंदाज में गुजारा। उससे हासिल की हुई मालूमात कदम कदम पर काम आ रही थी। वहाँ मौजूद हर शख्स मैंने डैनियल की बयान करदा हुलिया की रोशनी में पहचान कर उसे उसके नाम से मुखातिब किया था और हर एक से उस अंदाज में मिला था जिस तरह डैनियल मिलता था। शाम को हारून राबील ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया। ऑस्ट्रेलिया से तुम्हारे नाम टेलीग्राम आया है, तुम्हारी एंट्री बिस्तरे मरग पर है। ओह, वो मेरी इकलौती खाला है जनाब, मैं काफ़ी अरसे से उनसे मिलना चाह रहा था। अगर तुम्हारा उनसे मिलना ज़रूरी है तो तुम जा सकते हो। ज़रूरी तो शाम भी जाना है, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। तुम ऐसा करो कि तुम ऑस्ट्रेलिया से होते हुए वहाँ आ जाना। मैंने ओली बावड़ से पूछ लिया है, उसे भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तमाम ज़रूरी तैयारियां करके अगले रोज़ शाम के वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए परवाज़ कर गया। ओली बावड़ ने मेरी बाहिफाज़त रवानगी के लिए खुसूसी इंतजामात किए थे। उसके ख्याल में मेरा ऑस्ट्रेलिया होते हुए शाम जाना ज़्यादा बेहतर था। वजह सिर्फ ये थी कि मैं अली यार खान की नज़रों में आ चुका था और किसी मरहले पर मेरी वजह से कोई खराबी पैदा हो सकती थी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के एक होटल में मैंने बहुत मुख्तसर सा क़याम किया। मेरे पास एक छोटे से सफरी सूटकेस के अलावा सिर्फ एक ब्रीफ केस था जिसमें डैनियल के एतराफ़ात की किस्तें और वो रिमोट कंट्रोल था जिसके जरिए असला साज फैक्ट्री को तबाह किया जा सकता था। सिडनी से शाम के लिए रवाना होने वाली पहली फ़्लाइट से मैं दमिश्क के लिए रवाना हो गया। ये इत्मीनान मैं पहले ही कर चुका था कि मेरी निगरानी नहीं की जा रही। दमिश्क में कई घंटे की कोशिश के बाद वज़ीर दिफा से मेरी मुलाकात मुमकिन हो सकी। उस मुलाकात में कौंसलेट के तारफी खत को खासा दखल था। अगर वो खत मेरे पास ना होता तो इतनी आसानी से उनसे मुलाकात ना हो पाती। वज़ीर दिफा जिस अंदाज से मुझसे मिले उसकी वजह से मैं खासा शर्मसार हुआ। मैं तो एक मामूली सा आदमी था जिसे वो इतनी इज्जत दे रहा था। दमिश्क से 3 किलोमीटर के फासले पर नौ तामीर शुदा दुआ साज फैक्ट्री मेरी आपसे मुलाकात का सबब बनी है। मैंने उनके कीमती वक्त के पेश नज़र फौरन ही मतलब की बात शुरू करते हुए कहा, आपके मुंह से उस फैक्ट्री के बारे में सुनकर मुझे सख्त हैरत हुई है अली। वज़ीर दिफा ने कहा, बहुत राजदारी बरतने की जरूरत है जनाब। ये बात तन्हाई में भी आपके मुंह से ना निकले कि उस फैक्ट्री के नीचे एक असला साज फैक्ट्री तामीर की गई है। आपके मुंह से निकली हुई बात आसानी से नजरअंदाज नहीं की जा सकती, उन्होंने संजीदगी से कहा। ताम आप किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार मालूम होते हैं। मैं सबूत समेत हाजिर हुआ हूँ जनाब, मैंने ब्रीफ केस से केस्ट और टेप रिकॉर्डर निकालते हुए कहा। ये केस वो थी जिसमें फैक्ट्री से मुतल्लिक डैनियल के इंकशाफात थे। मैंने बिल्कुल इब्तदा ही से केस चला दी। इब्तदा में तो वज़ीर दिफा के चेहरे से कदरे बेदारी जाहिर हो रही थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनके चेहरे से दिलचस्पी जाहिर होने लगी और फिर उस दिलचस्पी की जगह तशवीश ने ले ली। अब आप क्या फरमाते हैं जनाब? मैंने फैक्ट्री के बारे में डैनियल के इतराफात मुकम्मल होने पर टेप रिकॉर्डर ऑफ करते हुए कहा, तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह से मिल लो, इस मामले का फैसला वही करेगा। उन्होंने हार्ड लाइन पर इंटेलिजेंस के सरबराह से राब्ता कायम करते हुए कहा। आधे घंटे बाद मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह के दफ्तर में बैठा था। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बातें सुनी और फिर खुद वो केस भी सुनी। आपके पास इस सिलसिले में क्या तजवीज़ है? उसने पुरसुकून अंदाज में मुझसे पूछा। मेरे पास रिमोट कंट्रोल मौजूद है, मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी और मैंने महज इसलिए आप लोगों से रब्ता किया है कि मुकामी तौर पर किसी का कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक है, हम इंतजामात कर लेंगे, उसने बेताबी से कहा। कौन सा वक्त मुनासिब रहेगा? कल वो यहाँ पहुँचेंगे और शायद एक आध रोज ही में वो फैक्ट्री का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। बस वही वक्त मुनासिब रहेगा। उस वक्त वहाँ सब मौजूद होंगे। उस वक्त वहाँ हमारे आदमी भी तो मौजूद होंगे। मुमकिन है कोई वजीर उसका इफ्तिताह करे।
वजीर सनत और तिजारत। मैंने कहा हम वजीर मौसूफ के पहुंचने से कबल ही रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल कर डालेंगे। औकात का तयन मैं आप पर छोड़ता हूँ। उसके बाद 2 रोज मैं सरकारी मेहमान की हैसियत से रहा। सारे मामलात बेहद खुफिया रखे गए थे और चंद खास अफराद के सिवा किसी को कुछ मालूम नहीं था। हत्ता कि वजीर सेहत और तिजारत तक को बेखबर रखा गया था। तीसरे रोज शाम 6 बजे फैक्ट्री का इफ्तिताह होना था। हमने सारे मामलात तय कर लिए थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह कर्नल सईद ने 5 बजे मुझसे रवाना होने को कहा और हम सादा नंबर प्लेट वाली एक कार में बैठकर फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गए। कार में ट्रांसमीटर नस्ब था जिस पर कर्नल सईद को एक एक लम्हे की इतला मिल रही थी। मैंने तस्दीक कर ली है, तमाम अफराद फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं और हमारा कोई आदमी इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं। कर्नल सईद ने रास्ते में मुझे बताया। आधे घंटे में हम फैक्ट्री से 1 मील के फासले पर मौजूद थे। कर्नल सईद ने झाड़ियों के एक झुंड के पास कार रोकी थी। आप रिमोट कंट्रोल निकालने वाली किसी वक्त भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैंने एक पॉकेट ट्रांसमीटर साइज का रिमोट कंट्रोल निकाल कर हाथ में ले लिया। 5 ही मिनट बाद ट्रांसमीटर पर इतला मिली कि वजीर सेहत फैक्ट्री आने के लिए रवाना हो रहे हैं। बस अली, यही मौका है, अब हम मजीद इंतजार नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाह करके इसे इस्तेमाल कीजिए। मैंने डैनियल के बताए हुए तरीके के मुताबिक रिमोट कंट्रोल के मुख्तलिफ बटन दबाए और फिर सांस रोक के फैक्ट्री की तरफ देखने लगा। कर्नल सईद की निगाहें भी फैक्ट्री पर मरकूज थी। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरे और फिर 3 मिनट भी गुजर गए, मगर हुआ कुछ नहीं। कर्नल ने बेचैनी से मेरी तरफ देखा, मगर मैं क्या कहता। मेरे माथे पर तो पसीने के कतरे उभर आए थे। शायद रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो। मैंने बराई हुई आवाज में कहा, मगर जो कुछ मैंने कहा था मुझे उस पर यकीन नहीं था। मुमकिन है डैनियल ने सही तरीका ना बताया हो, कर्नल सईद ने कहा, मगर उसके लहजे से साफ जाहिर था कि वो अपना इज़्तिराब छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब तो सभी कुछ मुमकिन है जनाब, मैंने मुतदलदल लहजे में कहा। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। मैंने दोबारा कोशिश की और जब इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो मेरे देन पर मायूसी की यलगार हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि गड़बड़ किस मुकाम पर हुई है। अब हमें वापस चलना चाहिए, कर्नल सईद ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। लेकिन ये मामला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें पूरे मामले की खुद तफ्तीश। उसका जुमला मुकम्मल होने से कबल ही एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और उसके बाद धमाकों की लाइन लग गई। 1 मील के फासले पर होने के बावजूद कार यूं लड़ रही थी जैसे जलजलों के ना रुकने वाले झटके उसे साकत होने की मोहलत ही ना दे रहे हों। 20 एकड़ के वसी रकबे पर मुहित फैक्ट्री रेजा रेजा होकर फिजा में बिखर रही थी। मुबारक हो अली, कर्नल सईद ने बड़े जोश से मेरा शाना दबाते हुए कहा। आपकी वजह से यहूदियों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। उसकी नजरें अभी उसी मुकाम पर जमी हुई थी जहाँ चंद लम्हे पहले फैक्ट्री थी और अब वहाँ नाचते शोलों और बुलंद होते धुएं के सिवा कुछ भी नहीं था। इस फैक्ट्री के साथ ही अरूर राबील और मेरे अदली दुश्मन ओली बावड़ का भी खात्मा हो गया था। शामी हुकाम मुझसे बेहद खुश थे और वो मुझे एजाज से नवाजने के अलावा मेरे लिए कुछ तकारीब भी करना चाहते थे, मगर मैंने सख्ती से उनसे माजरत की। हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं जनाब, वजीर दिफा ने एक मुख्तसर सी तकरीब के दौरान मुझसे कहा। अरब दुनिया आपके एहसानात का बदला नहीं उतार सकती, ताहम आप खुद ही हमें किसी खिदमत का मौका दें। मैं शामी अफवाज के शाना बिशाना इसराइली फौज से जंग करना चाहता हूँ, मैंने कहा था और उन्होंने मेरी ख्वाहिश फौरन ही पूरी कर दी थी। कैप्टन की वर्दी में महाद जंग पर रवाना होने से कबल मैंने तहजीब से फ़ोन पर गुफ्तगू की थी और उसे अपनी कामयाबी से आगाह कर दिया था। तहजीब के अलावा पीटर ने भी मुझसे बात की थी और मुझे मुबारकबाद दी थी। हारून राबील की मौत के बाद सिल्विया आज़ाद हो गई थी और उसने मुझसे फरमाइश की थी कि अगर मैं कभी अमेरिका आऊँ तो उससे ज़रूर मिलूँ। बुढ़ मेरे पास आने के लिए बेकरार था, मगर मैंने उसे सख्ती से हदायत की कि वो तहजीब के चार्ज में काम करे। मैं बड़े जोश और वलवले से जंग में शरीक हुआ था, मगर मुझे पहले ही रोज अंदाजा हो गया कि फौजी डिसिप्लिन और हिकमत अमली मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। मैं तो किसी और ही किस्म का आदमी हूँ। शाम के सरकारी और बासर हलकों में मैंने इस कारनामे की खबरें तेजी से फैली थी और इसी बायस मुझे वो मौका मिला था कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन की एक बाज़र शख्सियत ने मुझसे मिलकर मुझे काम करने की ऑफर की। आपको मालूम होगा कि बैरूत में कितने हालात ख़राब हैं। इसराइली फौजों का कंट्रोल वहाँ पर बहुत सख्त है और हमारे बहुत से अच्छे कारकुन वहाँ ज़ाया हो चुके हैं। मैंने फौरी तौर पर बैरूत जाने की हामी भर ली। ये खतरनाक फैसला था, लेकिन इसमें मेरी तस्कीन का सामान था। मैं रिमली के महाद पर शामी अफवाज से अलहदा हुआ और 5 रोज पैदल सफर तय करके बैरूत पहुंच गया, जहां जिले के ज़खायर तबाह करने के बाद मैं इजरायली अफवाज के हाथों गिरफ्तार होकर बैरक नंबर 21 में कैद हो गया।
मेरे कानों में बंसी की मधुर ताने गूंजने लगी। बैलों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाजें बांसुरी की उन नालों में घुल मिल गई थी। मैं एक पाकिस्तानी था। अगर उन लोगों को मेरी असलियत का इल्म हो जाता तो वो यूं सुकून से ना बैठे होते। उनमें खलबली मच जाती और उसकी सफ में उबतरी फैल जाती। मेरी गिरफ्तारी पर पूरे इसराइल में जश्न मनाया जाता। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते। वजनी फौजी बूटों की आवाजें मुझे अपने ख्यालात से बाहर ले आईं। सुबह हो चुकी थी। मैं रात भर अपने ख्यालात में गुम रहा था और अब शायद वो मुझे तशद्दुद करने के लिए ले जाने आ रहे थे, मगर मैंने भी तैयार कर लिया कि अपनी जबान नहीं खोलूंगा, ख्वाह मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उसका असल नाम तो कुछ और था, मगर वो अपने मातहतों में जनरल एक्स के नाम से मशहूर था। कट्टर यहूदी होने के साथ साथ वो इंतहाई मुतअस्सब इसराइली और फलस्तीनियों का जानी दुश्मन था। न सिर्फ ये बल्कि वो डिसिप्लिन का भी बहुत पाबंद था। डिसिप्लिन की पाबंदी का तो सिर्फ नाम था, असल बात ये थी कि वो इंतहाई शफाक शख्स था। उसके बारीक जबड़े और पतले ऊँट भी उसकी सख्त गिरी और शफाक फितरत के गमाज थे। अपने मातहतों पर उसकी दहशत का ये आलम था कि उसके ऑफिस के बाहर भी वो दबे कदमों गुजरते थे। क्या मालूम कब कोई बात जनरल को नागवार गुजर जाए। डिसिप्लिन की आड़ लेकर वो जरा जरा सी बात पर अपने मातहतों को सख्त तरीन सजाएं दिया करता था। बज़ाहिर सब उसकी इज्जत करते थे। किसी फौजी तंजीम में अपने अफीसर की इज्जत ना करने का सवाल वैसे भी पैदा नहीं होता, लेकिन दर हकीकत इसराइली फौज में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो उसकी इज्जत करता हो। उसके बरक्स हर एक उससे नफरत करता था। इंतहा तो ये कि उसके सीनियर्स भी उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे, मगर उनमें भी ये मजाल नहीं थी कि उससे इख्तलाफ कर सकते। इख्तलाफ करना तो दूर की बात है, वो उससे नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर सकते थे। वो इतना ही खुद सर था। इसराइल के आला हुकाम ने भी उसकी तरफ से आंखें बंद कर रखी थी। आंखें बंद करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्हें फलस्तीनियों को कुचलने के लिए ऐसे ही शफाक लोगों की जरूरत थी जो फितरतन दरिंदे हों। दरिंदे को भी शायद कभी कभार किसी पर तरस आ जाता होगा, लेकिन जनरल एक्स की लुगत में तरस या रहम का लफ्ज़ ही नहीं था। वो तो लोगों की हालत काबिल रहम बनाकर लुत्फ अंदोज होने का आदी था। यूं तो इसराइल का हर फौजी दरिंदा सिर्फ था और उनका काम ही ये था कि जिस तरह भी हो मजलूम फलस्तीनियों को कुचल कर रख दिया जाए, मगर वो खुलकर ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर उन्हें दुनिया वालों को भी तो मुंह दिखाना था, खुद को इंसाफ पसंद कहलवाना था, और इस मकसद के उसूल के लिए जरूरी था कि फलस्तीनियों को दहशतगर्द साबित किया जाए। फलस्तीन के मजलूम अवाम अपनी बका की जिद्दोजहद करते तो उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया जाता था। दुनिया वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। गासिब यहूदियों को न सिर्फ ये गासिब नहीं कहा जाना था, बल्कि बेशतर आलमी अक़वाम ने इसराइल को यहूदियों का वतन तस्लीम कर लिया था। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती थी। तीसरी दुनिया के ममालिक और खुसूसन इस्लामी ममालिक सरापा एहतजाज बन गए थे। फलस्तीन में इसराइली फौज के मजालिम पर मजीद खामोशी इख्तियार करने से अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे की पोजीशन मजीद खराब होने का अंदेशा था। चुनांचे जंगी कैदियों पर इसराइली फौज के मुजालिम का जायजा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी में एक ऐसा शख्स भी शामिल था जो अपनी गैर जानिबदारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। जनरल एक्स को इतला दे दी गई थी कि अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी कैदियों की हालत का जायजा लेने आ रही है। सुबह 6 बजे इसराइल के वजीर दिफा ने उसे हार्ड लाइन पर गुफ्तगू की थी। ये हमारा जाती मामला है। जनरल एक्स कमेटी की आमद की इतला पाकर रिसीवर में गुर्राया था। किसी को इसमें मुदाखलत करने का हक नहीं है। समझने की कोशिश करो जनरल, वजीर दिफा ने नरम लहज में कहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने हम बेबस हैं। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी खुद को बेबस महसूस नहीं किया। मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं, लेकिन वो लोग तल अबीब से रवाना हो चुके हैं। वजीर दिफा के लहजे में परेशानी थी। ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक बैरूत पहुंच जाएंगे। मैं उनसे निमट लूंगा, जनरल ने नखुवत से कहा। उनका वास्ता आज तक किसी सही आदमी से नहीं पड़ा होगा। उनसे जरा नरमी से पेश आओ जनरल, इसलिए कि उस कमेटी का सरबराह स्टीफन एवान है। ओह, जनरल की हल्क से गर्राहट निकली। मैं समझ गया, हमारे खिलाफ बड़ी गहरी साजिश हुई है। तुम उससे वाकिफ हो गए। वो किसी की तरफदारी नहीं करता और निहायत 2 टोक अल्फाज में अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है। जो लोग इस किस्म के 2 टके के लोगों से डर जाते हैं उन्हें जनरल एक्स नहीं कहा जाता। बात डरने की नहीं है जनरल, अगर उसके साथ जरा भी नारवा सलूक हुआ तो वो इसराइल को दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। हम रुसवा हो जाएंगे। मैं किसी किस्म का दबाव कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। ये मेरी तौहीन है। जनरल एक्स का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था।
ہوش میں رہ کر گفتگو کرو۔ جنرل وزیر دفاع کا لہجہ بہت خراب تھا۔ محض تمہاری انا کی خاطر پوری اسرائیلی قوم کے وقار کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب اپنی ہر غیر ذمہ دار حرکت کے جواب دے، تم خود ہوگے۔ پھر وزیر دفاع نے کچھ سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اور جنرل ایکس نے ریسیور اس زور سے کریڈل پر پٹکا کہ وہ ٹوٹتے ٹوٹتے بال بچا تھا۔ اس وقت جنرل ایکس اپنے آفس میں موجود تھا۔ اس کا موڈ معمول سے کچھ زیادہ ہی خراب تھا۔ اس کے کیریئر میں یہ پہلا موقع تھا کہ اسے اس قدر تذلیل برداشت کرنا پڑی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اقوام متحدہ کی تشکیل دی ہوئی کمیٹی کے ہر رکن کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ عملاً یہ ناممکن ہے۔ وہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف تدبیروں پر غور کرتا رہا، مگر اسے کوئی تدبیر کارگر ہوتی نظر نہیں آئی۔ آخرکار اس نے تنگ آ کر میٹنگ طلب کرنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے 15 منٹ بعد جنرل ایکس کانفرنس روم میں اسرائیلی افسران کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس کے تمام ماتحت افسران اس قسم کی میٹنگ کے انجام سے بخوبی واقف تھے۔ ضرورت پڑنے پر جنرل ایکس انہیں طلب کرتا، انہیں صورتحال سے آگاہ کرتا اور اس کے بعد فیصلہ سنا دیا کرتا تھا۔ وہ کسی سے رائے طلب کرنے کا عادی نہیں تھا اور نہ ہی کسی میں اتنی جرت تھی کہ اسے مشورہ دے سکے، مگر آج کا دن ان سبھی کے لیے حیرتوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا۔ سب کچھ بیان کر چکنے کے بعد جنرل ایکس ان سے اس مسئلے کی کسی قابل قبول حل کا طلبگار تھا۔ جنرل ایکس اور مشورہ بات بڑی ناقابل یقین تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ان میں شاید ہی کسی نے پوری توجہ سے جنرل ایکس کی باتیں سنی ہوں۔ جنرل ایکس کی تقریر کے دوران سبھی کچھ نہ کچھ سوچنے میں مصروف تھے۔ ایسے میں کوئی مشورہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن نہیں، ان میں ایک ایسا بھی تھا جو بڑے غور سے جنرل کی باتیں سنتا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ حال ہی میں جنرل کی ماتحتی میں آیا تھا اور اسے ابھی تک کوئی تلخ تجربہ نہیں ہوا تھا۔ کسی میٹنگ میں شرکت کرنے کا بھی یہ اس کا پہلا اتفاق تھا، اور سب سے حسین اتفاق یہ تھا کہ اس نے کل ہی ایک دہشت گرد سے پوچھ گچھ کی تھی جس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالنے سے انکار کر دیا تھا، اور ہر سوال کے جواب میں اس نے خاموشی ہی اختیار کی تھی۔ سر، میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، اسرائیلی افیسر نے کھڑے ہو کر کہا، اور دیگر تمام افسران حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اگر اجازت ہو تو عرض کروں، میں نے جو بکواس کی ہے اس کے بعد اجازت لینے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ جنرل میز پر گھونسا مار کر بولا، جلدی کہو۔ توہین کے احساس سے افیسر کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر وہ جنرل ایکس کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا، اس لیے اپنے احساسی اہانت کو نظر انداز کر کے جلدی سے بولا، ان کے سامنے کسی ایسے قیدی کو پیش کیا جائے جو انتہائی ہٹ دھرم ہو اور ان کے کسی سوال کا جواب نہ دے۔ ظاہر ہے یہ منظر دیکھ کر ان کی رائے فلسطینیوں کی طرف سے خراب ہو جائے گی اور رپورٹ ہمارے حق میں آئے گی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جنرل دانت پیس کر بولا، ایسے قیدی کا بندوبست ہم کہاں سے کریں گے؟ ہر ایک تو انہیں اپنی مظلومیت کی داستانیں سنانے کھڑا ہو جائے گا۔ پیرک نمبر 21 میں ایک ایسا قیدی موجود ہے جناب، کل ہم اس سے بہت دیر تک سوالات کرتے رہے اور ہمارے ہر سوال کے جواب میں وہ صرف مسکراتا رہا، زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ کہاں ہے وہ قیدی؟ جنرل دھاڑا، کون ہے وہ؟ اور اس میں ایسی کون سی راز کی بات تھی کہ اسے مجھ سے پوشیدہ رکھا گیا؟ بتاؤ۔ اسے کل شام ہی گرفتار کیا گیا ہے جناب، افیسر نے بکھلا کر کہا۔ آج صبح ہی اس کی فائل آپ کو پیش کی جانی تھی حتمی فیصلے کے لیے۔ اگر کوئی ایسا سرکش قبضے میں آ گیا تھا تو اسے فوری طور پر میرے سامنے کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ کیا میں کہیں مر گیا تھا؟ جنرل ایکس گرج رہا تھا اور کانفرنس روم میں موجود تمام چھوٹے بڑے افسران دم بخود بیٹھے تھے۔ کسی میں اتنی مجال نہیں تھی کہ ایک لفظ بھی بول سکتا۔ اگر تم نے اس خیال سے مجھے اطلاع نہیں دی تھی کہ میں اس وقت آرام کر رہا تھا تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر کتنا تشدد کیا گیا؟ کوئی کچھ نہیں بولا۔ جس افیسر نے یہ تجویز پیش کی تھی وہ ابھی تک کھڑا تھا اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ جنرل ایکس گھرایا، تم لوگوں کی خاموشی سے میں یہی نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ تم نے اسے بڑے آرام سے رکھا ہوا ہے۔ آپ کے حکم کے بغیر ہم کوئی فیصلہ کیسے کر سکتے تھے سر؟ ایک افیسر نے دل کڑا کر کے اس سے کہا، مگر اس کی آواز میں لرزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تم سب نااہل ہو، جنرل نے حقارت سے کہا۔ کس نے تم لوگوں کو افیسر بنا دیا ہے؟ میرا بس چلے تو تم سب کی وردیاں اتروا دوں۔ آپ اس کی موت کا فیصلہ بھی تو صادر کر سکتے تھے جناب، ایک اور افیسر نے کہا، اور جنرل کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ یہ سراسر میری توہین ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی قیدی جنرل ایکس کے سامنے زبان کھولے بغیر مر جائے؟ تم لوگ انتہائی ناکارہ ہو گئے ہو۔ میں جلدی تم سب کی رپورٹ اوپر بھیجوں گا۔ تمام لوگوں کو سانپ سونپ گیا تھا۔ سبھی کو یہ احساس تھا کہ اپنی صفائی میں جتنا وہ بولیں گے اتنا ہی ان کے حق میں برا ہوگا۔
अगर इस वक्त ये मनहूस मसला दरपेश ना होता तो मैं फौरी तौर पर कोई कदम उठाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में तुम लोगों से निपटूंगा। मुझे उस कैदी के बारे में तफसील से बताओ। वो एक नौजवान है जनाब, और उस पर शुबह है कि वो असले के ज़खायर उड़ाने में मुलव्वस था। उस अफीसर ने जो खड़ा हुआ था जल्दी जल्दी तफसील बताते हुए कहा, इतने खतरनाक मुजरिम से तो जल्द अज जल्द हकीकत उगलवा लेनी चाहिए थी। तुम लोगों की जहालत से उसके तमाम साथी अब तक अपने ठिकाने तब्दील कर चुके होंगे। रात भर में तो मुर्दे भी बोल उठते हैं। जनरल एक्स फिर हत्ते से उखड़ गया, ये जानते हुए भी कि बैरूत में असले के ज़खायर की तबाही ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है। तुम लोगों ने उससे नरमी बरती, तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। हमारी इस कोताही के बायस ये मुमकिन हो सका कि हम अक़वामी मुत्तहिदा की तश्कील दी हुई कमेटी को मुतमईन कर सके। उसी अफीसर ने हिम्मत करके कहा जो पहली बार जनरल एक्स की मातहती में आया था। क्या तुम मुझे गधा समझते हो? जनरल ने बड़े खराब लहजे में कहा कि अपनी सफाई पेश करने के चक्कर में तुमने जायलाना बातें करनी शुरू कर दी हैं। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ सर, लेकिन हमारे हर कैदी की हालत तबाह है। हम कमेटी के सामने अपने कैदियों पर तशद्दुद करने का क्या जवाब पेश करेंगे? जनरल की आंखें सुकड़ गई। क्या मैं ये समझूं कि तुम फलस्तीनी दहशतगर्दों से मिल गए हो? अफीसर ने बेचैनी से अपने जिस्म का बोझ एक टांग से दूसरी टांग पर मुंतकिल किया। कमेटी के हर रुकन को मुतमईन करना हमारी जिम्मेदारी है सर, ये बात आपने खुद ही कही है। जानते हो जनरल एक्स से बहस करने का अंजाम क्या होता है? जनरल ने सर्द लहजे में कहा, और कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर शख्स ने अपनी सांसें रोक ली। उन्हें अपने दरमियान आने वाले इस नए अफीसर का अंजाम कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा था। वो अफीसर खुद भी इस बात को समझ रहा था, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल ही चुका था। उसकी बुनियादी गलती ये थी कि उसने इसराइल से हमदर्दी में एक तजवीज़ पेश कर दी, लेकिन उसने सोचा कि अगर गलती हो ही चुकी है तो जान पर खेल जाना चाहिए। ये नजरिया हमारा है कि फलस्तीनी दहशतगर्द हैं और उनसे जो भी गिरफ्तार हो जाए उस पर हर किस्म का तशद्दुद जायज़ है, लेकिन कमेटी के अरकान का हमसे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं। हमें उनके सामने उन फलस्तीनियों पर तशद्दुद करने का कोई ठोस जवाब पेश करना पड़ेगा, ऐसा जवाब जो उन्हें मुतमईन कर दे। गुस्से की शिद्दत से जनरल एक्स का बुरा हाल हो रहा था। किसी को उसके सामने इतनी बातें करने की जुर्रत नहीं होती थी। जिस कैदी का मैंने जिक्र किया है सर, अफीसर अपनी रूह में किए जा रहा था। उसके सिलसिले में हमारी कोताहियों पर बाद में सजा दे लीजिएगा। इस वक्त तो उससे फायदा उठाने की सोचिए। तो अब मैं तुम जैसे माताहतों से फायदे और नुकसान की बातें सीखूंगा। जनरल गुर्राया, आपने खुद ही तजवीज़ तलब की थी सर। अगर मैंने खुद से बोलने की जुर्रत की हो तो मैं हर सजा कबूल करने को तैयार हूँ। जनरल ने पहलू बदला। वो गैदो गज़ब की मुंह बोलती तस्वीर नजर आ रहा था। जो कुछ कहना है एक दफा में बक लो। शुक्रिया सर, अफीसर ने खून के घूंट पीते हुए कहा। क्योंकि वो कैदी किसी सवाल का जवाब नहीं देता, इसलिए हम उसे कमेटी के सामने पेश करके बताएंगे हमने इसे असले के ज़खायर उड़ाते रंगे हाथों से पकड़ा था और हम उसके साथियों के बारे में मालूम करना चाहते हैं और उसके इवज़ हम इसे माफ करने तक को तैयार हैं, लेकिन इसका जो रवैया है वो आपके सामने है। हम उन्हें बताएंगे कि हर फलस्तीनी दहशतगर्द का यही रवैया होता है। मुझे यकीन है सर कि उस कैदी की वजह से हम उन अराकीन की राय मुतासर करने में कामयाब हो जाएंगे। मीटिंग डिसमिस, जनरल ने गुर्रा कर कहा और तमाम अफराद कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले गए। जनरल को आइडिया बहरहाल पसंद आया था, मगर वो उसकी बरमला तारीफ करके अपने मातहतों का दिमाग खराब नहीं कर सकता था। 7:45 बजे के करीब पथरीली इमारत के सामने एक हेलीकॉप्टर उतरा जिसमें कमेटी के अरकान के अलावा सेनेट का एक रुकन भी था। जनरल को इसराइली पार्लियामेंट के अरकान से भी खुदा वास्ते का बैर था, ताम खुश इखलाकी से उन्हें रिसीव करना उसकी मजबूरी थी। वो उन्हें लेकर सीधा ऑफिस में गया और उसने फौरन ही बैरक नंबर 21 वाले कैदी को हाजिर करने का हुक्म जारी कर दिया। 2 फौजी अली यार खान को लिए हुए जनरल के ऑफिस में दाखिल हुए तो कमेटी के तीनों अरकान ने हैरत से उसे देखा। फिर सरबराह स्टीफन एवान ने जनरल से कहा, ये कौन है? बहुत खतरनाक कैदी है। जनरल ने फख्रिया लहजे में कहा, इसने बैरूत में हमारे असले के ज़खायर तबाह किए हैं और हमने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। क्या ये इसराइली अफवाह से भी ज्यादा खतरनाक है? स्टीफन एवान ने तंजिया लहजे में कहा और जनरल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या मतलब? उसने जारहाना लहजे में कहा। एक निहत्ते शख्स को हथकड़ियां और बेड़ियां पहने देखकर यही तासिर मिलता है। स्टीफन ने उसके लहजे का नोटिस लिए बगैर कहा, इसके हाथ पैर खोल दो। जनरल ने भिन्ना कर कहा, लेकिन अगर ये फरार हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? स्टीफन एवान ने कहा, अगर इसराइली अफवाह जितनी नाकारा हैं तो फरार हो जाना इसका हक है। स्टीफन एवान का लहजा अब भी तंजिया था।
अली यार खान की हथकड़ियां और बेड़ियां खोल दी गईं। इतनी देर में अली ने सूरत-ए-हाल का अंदाजा करके अपना लाए अमल मुतय्यन कर लिया था। ये बिल्कुल झूठ है जनाब कि मुझे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, उसने दबंग अंदाज में कहा, और कमेटी के अराकीन के अलावा सेनेट का रुकन और जनरल भी चौंक पड़ा। अगर ये जनरल सच्चा है तो इससे पूछिए कि मुझे किस मुकाम से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन लोगों से तस्दीक कीजिए जो मुझे जबरदस्ती मेरे घर से पकड़ लाए हैं। मुझे यकीन है कि इनके बयानात में तदाद होगा। अली की आवाज से कमरा गूंज रहा था और जनरल का ये आलम था कि बस वो मारे हैरत के बेहोश होने वाला था। तुम इस बारे में क्या कहते हो जनरल? स्टीफन एवान ने चुभते हुए लहजे में कहा। मगर जनरल बेचारा क्या कहता, उसकी तो गोया रूह ही कब्ज कर ली गई थी। सेनेट के रुकन ने बरवक्त मुदाखलत करने का फैसला किया। मालूम होता है कोई बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। अगर ये बेकसूर है तो इसे फौरी तौर पर रिहा करने के अहकामात सादर करो। ठीक है, जनरल के हल्क से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली, इसे फौरन रिहा करो। उसका दिमाग मारे गुस्से के खोल रहा था। उसे उस अफीसर पर गुस्सा आ रहा था जिसने उसे जलील करवाया था। अब वो उस अफीसर के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता था, इसलिए कि उसकी सारी नाकामी का जिम्मेदार खुद जनरल एक्स को ठहरा कर उसे रिटायर कर दिया जाता। दोनों फौजियों ने बड़े अदब से जनरल को सैल्यूट किया और अली को बाहर चलने का इशारा किया। कुदरत की इस मदद पर अली सख्त हैरान था। जिस कैंप से फरार का तसव्वुर तक नामुमकिन था, वहां से उसे रिहा कर दिया गया था। लेकिन अभी उसे बहुत कड़े मराहल से गुजरना था। उसे कर्नल डेविड के सामने पेश किया गया, जिसने जनरल का हुक्म सुनने के बाद मुस्कुराकर अली यार खान को मुबारकबाद दी और कहा, आप खुशकिस्मत हैं, और ऐसे खुशकिस्मत जिसको मैं खुद अपनी जीप में छोड़ कर आऊंगा। मेरे पैर सलामत हैं, अली ने खुश्क लहजे में कहा। वो कर्नल के मजमूम अज़ाइम का अंदाजा लगा सकता था। ये तो मुमकिन ही नहीं है जनाब कि हम आपको यूं चला जाने दें, कर्नल ने फिर मुस्कुरा कर कहा। उसके लहजे में मौजूद धमकी अली से पोशीदा ना रह सकी और उसने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया, मैं इस करम नवाजी के लायक तो नहीं हूँ, ताम आपकी यही ख्वाहिश है तो यूं ही सही, उसने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया था। 15 मिनट बाद वो एक खुली फौजी जीप में उस कैंप से बाहर निकल रहा था। कर्नल डेविड अगली नशिस्त पर था और उसने तैयार कर लिया था कि इस कैदी को उसके घर पर ले जाकर हलाक कर देगा। पिछली सीट पर अली दो फौजियों के दरमियान फंसा बैठा था। उस वक्त वो बैरूत की एक मुजाफाती सड़क से गुजर रहे थे। जीप बहुत तेज रफ्तारी से सफर कर रही थी और आगे एक मोड़ आ रहा था। अली संभल कर बैठ गया। मोड़ के नजदीक पहुंचकर भी जीप की रफ्तार सुस्त नहीं हुई थी, मगर अली को किसी चीज की परवाह नहीं रही थी। मोड़ के नजदीक पहुंचते ही उसने बाएं हाथ से इसराइली फौजी की गर्दन जकड़ते हुए खुद को जीप से बाहर लुढ़का दिया। फौजी हवास बाख्ता हो गया था, मगर अली ने अपने हवास बहाल रखे थे। पहले फौजी सड़क पर गिरा था और अली उसके ऊपर गिरा था। चोटें तो अली के भी आईं, मगर फौजी के मुकाबले में बहुत कम आईं। फौजी के हल्क से एक तकलीफदेह चीख निकली थी और उसकी कोई हड्डी चिटक गई थी। वो दोनों सड़क पर दूर तक कलाबाजियां खाते चले गए। अली खुद को मुतवाजन करते हुए उछलकर खड़ा हो गया। उसे अंदाजा था कि फौजी नाकारा हो गया है, इसलिए उसने सिर्फ उसकी गन छीन लेने पर इक्तफा किया और सड़क से नीचे उतरकर पूरी कुव्वत से दौड़ना शुरू कर दिया। मुड़ती हुई जीप में दाईं जाने वाला फौजी खुद को मुतवाजन करने में मसरूफ था। चंद लम्हों तक तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। फिर जब उसे होश आया तो तेज रफ्तार जीप मुड़कर बहुत दूर निकल चुकी थी। कर्नल डेविड को भी किसी गड़बड़ का धड़का लगा हुआ था। तभी तो उसने पलटकर देखा था और पिछली सीट पर से दो अफराद को गायब पाकर उनके हाथों के तोते उड़ गए। जीप रोको, उसने चीख कर कहा और ड्राइवर ने बेसाख्ता पूरे ब्रेक लगा दिए और जीप उलटते उलटते बची। वो कैदी उसे लेकर जीप से कूद गया जनाब, फौजी ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। मोड़ से उस तरफ जीप मोड़ो, कर्नल दाड़ा, जल्दी करो। ड्राइवर बड़ी बदहवासी के आलम में जीप मोड़ रहा था और वापसी का सफर शुरू हो गया। जीप पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से चल रही थी, लेकिन मोड़ से मुड़ते ही उसे भरपूर ब्रेक लगाने पड़े, इसलिए कि फौजी सड़क पर पड़ा हाथ पैर पटक रहा था। तीनों अपराध इज़्तिरारी तौर पर जीप से उतरकर फौजी के नजदीक पहुंच गए, जिसके चेहरे से तकलीफ जाहिर हो रही थी। वो कहाँ गया? कर्नल ने फौजी को झंझोड़ते हुए मुस्तरिबाना लहजे में पूछा और फौजी ने नफी में सारी ला दिया। वो उस तरफ जनाब, दूसरे फौजी ने हाथ से इशारा किया और कर्नल ने उस सिमत में देखा। अली दौड़ता हुआ बहुत दूर निकल गया था, उसे बचकर नहीं निकलना चाहिए, कर्नल ने फौजी से कहा और फौजी ने अली के ताकुब में दौड़ लगा दी, मगर इस तरह वो कभी भी अली तक नहीं पहुंच सकता था।
और अली तो पहले ही गन की रेंज से बाहर था। उसके पीछे जीप लगा दो, कर्नल ने ड्राइवर से कहा और वो दोनों उछलकर जीप में सवार हो गए। ड्राइवर ने बड़ी बर्क रफ्तारी से जीप सड़क से उतार दी। जीप में बैठ जाओ। अली के ताकुब में दौड़ते हुए फौजी के नजदीक पहुंचकर कर्नल डेविड ने चीख कर कहा। जीप की रफ्तार लम्हा भर को सुस्त हुई और फौजी कूदकर जीप में सवार हो गया। वो जीप का हुड पकड़कर खड़ा हो गया और उसने गन संभाल ली थी। फिर जैसे ही उसने महसूस किया कि अली रेंज में आ गया है, उसने एक ब्रेस्ट मारा। कच्चे पक्के रास्ते पर उछलती हुई जीप की वजह से उसका हाथ बहक गया था और गोली अली को नहीं लग सकी थी, लेकिन उसके जवाब में अली ने पलटकर जो ब्रेस्ट मारा उसकी बेशतर गोलियां जीप की बॉडी में धंस गई। जीप का विंड स्क्रीन भी टूट गया था, मगर इत्तेफाक ही था कि कोई गोली किसी के नहीं लगी थी। ड्राइवर ने इज़रारी तौर पर फुल ब्रेक लगाए। फौजी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जीप से कूद गए। चलती जीप से वैसे भी सही निशाना लेना मुमकिन नहीं था। अली यार खान बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। उसकी मंजिल बहुत करीब आ गई थी। बस चंद लम्हों की बात थी। उसे यकीन था कि वो निकल जाने में कामयाब हो जाएगा, इसलिए वो पलटकर गोलियां चलाने की बजाय दौड़ते रहने को तरजीह दे रहा था। लेकिन उसके अंदाज में लम्हाती फर्क पड़ गया। अपनी मंजिल से चंद कदम पहले उसने गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी और उसके पूरे वजूद में अंगारे भर गए। उसे अंदाजा नहीं था कि कितनी तादाद में गोलियां उसके जिस्म में पेवस्त हुई हैं। फौजी ने दौड़ते हुए निशाना लेकर ब्रेस्ट मारा और काफी फासले के बावजूद उसने अली को लड़खड़ाते देखा। इतने फासले के बावजूद उसका लिबास खून में सुर्ख होता नजर आया था। फिर अली लड़खड़ाता हुआ गिरा और उनकी नजरों से ओझल हो गया। कर्नल डेविड ने यह मंजर देखा तो फिर जीप में सवार हो गया। वो तीनों अफराद उस मुकाम पर पहुंचे जहां अली को गोलियां लगी थी और वो उनकी नजरों से ओझल हो गया था। ओहो, हमें ख्याल ही नहीं रहा था कि उधर दरिया है, ड्राइवर ने कहा और उसने दरिया में छलांग लगा दी। बकवास मत करो, कर्नल डेविड ने उसे झिड़क दिया। फिर कुछ देर दरिया में नजरें दौड़ाने के बाद उसने एक वहशियाना कहकर लगाया, वो देखो उसकी लाश दरिया की लहरों पर। उसकी मौत सुनकर जनरल एक्स बहुत खुश होगा। चलो वापस चलें। वो फतह व कामरानी के एहसास के साथ वापसी के लिए रवाना हो गए। वो मेरी जिंदगी का अहम तरीन दिन था। मुझे सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के दरमियान दुश्मनों में घुसकर एक इंतहाई अहम मिशन की तकमील के लिए बुनियाद फराहम करना थी। शाम का वक्त था। मजदूर छुट्टी करके घर जा रहे थे। बाहर कंपनी की गाड़ियां कितार लगाए खड़ी थी और मजदूर उनमें बैठ रहे थे। प्लांट के अंदर कुछ लोग मौजूद थे जो अब भी काम कर रहे थे। प्लांट के अंदर काम करने वाले उन लोगों में मैं भी शामिल था। मेरे जिस्मो जान में हर रगो पे में सिनसनी जैसे खून के साथ गर्दिश कर रही थी। मैं एक अहम तरीन मिशन की तकमील के मराइल में दाखिल हो रहा था। वह अहम तरीन मिशन मेरी जिंदगी के दूसरे अहद का नुक्ता-ए आगाज था। जिंदगी का दूसरा अहद जो मेरे लिए सरासर अतिया खुदाबंदी था। सुबह ही से मेरा ये हाल था। इस वक्त जब मैं बस से उतरकर गेट की तरफ बढ़ रहा था, उसी वक्त मेरे रगों पे में ये सिनसनी दौड़ रही थी। मेरे जिस्म पर मौजूद सफेद डांगरी की जेबें कुओं जैसी गहरी थी और इन जेबों में जो कुछ भी था उससे पूरे इसराइल में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचने वाला था। हेलो सलामी, सिक्योरिटी गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। सुना है तुम्हारा मौजूदा काम मुकम्मल होने वाला है। हाँ जेराल्ड, तुमने ठीक सुना है। मैं भी मुस्कुराया। मैंने दिल ही दिल में कहा, जहाँ तक मेरे काम का ताल्लुक है तो वो आज ही मुकम्मल हो जाएगा। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ प्लांट में दाखिल हो गया। मैं सोच रहा था कि अगर गार्ड को मेरा असल नाम मालूम हो जाए तो उस पर क्या गुजरेगी। अगर उसे ये पता चल जाता कि मैं वहाँ क्या काम कर रहा हूँ तो शायद उसका हार्ट फेल हो जाता। वो बेचारा तो मुझे नूरी सलामी समझ रहा था। नूरी सलामी प्लांट में मुलाजिम था। नस्लन वो अल जज़ायरी था।